हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, आज उसी क्रम में मैं आपको संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में बताने के लिए कुछ वर्ड लाया हूँ। संविधान की विशेषता क्या है उसके बाद क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि जो बिहार टीचर भर्ती या आर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती या SSC GD भर्ती जो क्रम चल रहा है जीके GS का जीके का दोस्तों बात की जाए, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र चल रहा है, उसमें संविधान की विशेषता क्या है इसको हम समझेंगे, जानेंगे। देखिए, संविधान में विशेषता क्या क्या है। जैसे पहली विशेषता की बात की जाए, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान हमारा भारत का है। सबसे लंबा और लिखित संविधान की बात की जाए दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए। सबसे लंबा और लिखित संविधान, जैसे इसमें ये अपने भारत का है और किसी का ऐसा लंबा और संविधान नहीं है। जैसे यहाँ पे 22 भाग है, 22 भाग हैं। पहले 8 अनुसूची थी, अब दोस्तों 12 अनुसूची हो गई हैं। ठीक, पहले 395 अनुच्छेद था, अब लगभग अनुच्छेद 450 प्लस हो गए हैं। तो यह कुछ इसलिए, और यह लिखित संविधान है। इससे कहा जाता यह है कि भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, इसी क्रम में बात की जाए आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत की बात की जाए, यानी भारत के संविधान कि आंतरिक और बाह्य स्रोत से कैसे जुड़े हैं। स्रोत बात की जाए दोस्तों, तो देखिए आंतरिक बाह्य स्रोत, जैसे USA से भारत से क्या मौलिक अधिकार क्या लिया गया, न्यायपालिका वगैरह वगैरह जो भी देश से लिया गया है भारत के संविधान में, जैसे DPSP आयरलैंड से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से संसदीय व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं क्या है, मौलिक कर्तव्य रूस से, मतलब जो भी यहाँ पे स्रोत किसी देश के द्वारा या बाह्य स्रोत से या आंतरिक स्रोत से लिया गया है, उसी के बारे में बताता है कि बाह्य और आंतरिक स्रोत की इसकी एक विशेषता है। विशेषता यह भी है कि दूसरे देशों द्वारा इसमें कुछ स्रोत डाले गए हैं या लिए गए हैं। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों नम्यता एवं अनम्यता मिश्रण। नम्यता एवं अनम्यता मिश्रण में मैं आपको एक बात बता दूं। नम्यता क्या है? नम्यता मतलब लचीला, लचीला मतलब सरल। ठीक, अनम्यता क्या है दोस्तों? अनम्यता मतलब कठोर या कठिन, कठोर या कठिन। तो नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, इसमें नम्यता और अनम्यता का मिश्रण भी है। जैसे कहा जाए कि यह है, पहली बात तो एक लचीला और कठोर, जिसमें इसमें संविधान में संशोधन कर भी सकते हैं और ज़रूरत रहने पर नहीं भी कर सकते हैं। जैसे इसमें संविधान संशोधन करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत द्वारा इसमें सब शामिल होंगे, इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसलिए इसे लचीला और कठोर भी संविधान कहा जाता है। इसमें संविधान संशोधन हो भी सकता है और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, संसद द्वारा होता है दोनों। उसके बाद होता है एकल नागरिकता। भारत एक एकल नागरिकता वाला देश है। एकल नागरिकता मतलब यहाँ एक ही नागरिकता मिलती है पूरे भारत की, और देशों में राज्य की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता मिलती है। तो भारत की एकल नागरिकता है और सबसे अलग है। ठीक, यह इसका भी विशेषता है। और बात की जाए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात की जाए दोस्तों, यह मौलिक अधिकार हमारा जो अमेरिका USA से लिया गया है, यह मौलिक अधिकार USA से भारत में लिया गया है। और यह बताता है कि पहले इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कितना? 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इस समय दोस्तों 6 है। 7वां संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा के अनुच्छेद 300 में रखा गया है। ठीक, इसलिए मौलिक अधिकार की बात की जाए, पहले 7 थी, अब 3 ठो, अब 6 ठो है। ठीक, उसी की क्रम में बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है दोस्तों? DPSP यह है, पहले तो आयरलैंड से लिया गया है। इसमें यह बताता है कि इस माध्यम से जो भी नियम कानून व्यक्तियों के प्रति बनाया जाए, इसको ध्यान में रख के बनाया जाए, इसके समकक्ष बना जाए, DPSP के समकक्ष बना जाए, क्योंकि यह है न्यायपालिका से बाहर रखा गया है, न्यायिक व्यवस्था इसमें नहीं। इसलिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें यह बताता है, इसकी विशेषता यह है। ठीक, अब मौलिक कर्तव्य, यह रूस से लिया गया है दोस्तों, यह रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए कि आपकी कर्तव्य क्या है, आप क्या करेंगे, कर्तव्य क्या कार्य है आपका, आप देश के प्रति क्या कार्य करेंगे।
तो देश के प्रति पहले तो इसमें 10 कर्तव्य थे, अब जुड़ के 11 हो गए हैं दोस्तों, यानी अभी 11 इसके मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक जोड़ा गया जिसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने मत लगाइए, उसको पढ़ाइए, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, यह एक मौलिक कर्तव्य था जो नया जोड़ा गया है। उसी क्रम में बात की जाए सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है दोस्तों, सार्वभौमिक मतलब सबको, सार्वभौमिक पूरे भूमि पर हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, यानी वोट करने का अधिकार है हर एक व्यक्ति को। पहले तो यह दोस्तों पूरे 21 वर्ष था, 21 वर्ष के व्यक्ति कोई होता था यह वोट देते थे, लेकिन अब यह 91वें संविधान संशोधन, ऐसा कुछ संविधान राजीव गांधी के समय में दोस्तों एक संविधान संशोधन आया था, उसमें बताया गया है कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति वोट देने का उसके पास अधिकार है। 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है उसे वोट देने का अधिकार है। उसी क्रम में आ जाता है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। इसकी बात की जाए, यह कहता है हमारा न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी का अधिकार नहीं है, यह एक निष्पक्ष कार्य करेगा, सबके लिए समान है, यह बताता है। हमारा एक क्रम है, देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, यह बताता है कि यह हमारा क्रम है, हम इसी क्रम में काम करेंगे, न किसी राज्य के हैं न किसी जिला के हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 3 रूपों में यह क्रम है, यह सबसे निष्पक्ष है। ठीक है, निष्पक्ष कार्य करता है, इसकी यह भी विशेषता है संविधान की दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली की बात की जाए दोस्तों, संसद है यह 3 लोगों से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यह दोस्तों बात की जाए तो यह हमारे ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति हैं, 3 व्यक्तियों द्वारा काम किया जाता है। यह भी एक विशेषता बताता है संसदीय प्रणाली। ठीक, उसके बाद आता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है और कहीं देश पे नहीं है, और जो परिसंघ हैं और सब जो देश हैं वहाँ पे 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। 2 स्तरीय जैसे केंद्र और राज्य, लेकिन भारत एक ऐसा है जहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र है, राज्य है, स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन है, केंद्र, राज्य, स्थानीय स्वशासन है। उसी क्रम में आ जाता है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है? देखिए, पंथ निरपेक्ष में हम यह जानेंगे, इसे दोस्तों कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। कहीं आपको ऑप्शन मिले, अगर वहाँ पे धर्म निरपेक्ष ना रहे, पंथ निरपेक्ष लगा देते हैं, इसे धर्म निरपेक्ष कहते हैं। इसका कहने का यह मतलब है हमारे भारत में कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे लोगों का धर्म है, यहाँ के व्यक्तियों का अलग अलग धर्म है। यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र हैं, जो मन कहे तो धर्म अपना सकते हैं। यहाँ व्यक्तियों का धर्म है, यहाँ हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है। जैसे और देश हैं, कोई मुस्लिम कंट्री है, कोई सिख कंट्री है, लेकिन हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं। यहाँ लोगों का धर्म है, लोग यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो जो मन चाहे तो भी धर्म अपना सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर करिए, और आप शेयर कर दीजिए और कमेंट तो जरूर करिए आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।